हेलो नोबल यूथ, वेलकम साथियों। आज हम एसबीआई में पीओ की सिलेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। लगभग 200 साल से भी पुराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की सेवा कर रहा है, तो उसमें आइए बिकम एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी अफसर बनिए। मैं खुद एक एसबीआई से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, तो बैंक के बारे में मैं ये जो पीओ की पोस्ट है बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसके बारे में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको हम आज विचार करेंगे और कुछ मैं साथ साथ जहाँ भी ज़रूरी होगा अपना एक्सपीरियंस भी शो करूँगा। और इसके अलावा इसके बाद हम एसबीआई में जो आगे कैरियर है, जो पीओ सेलेक्ट हो जाते हैं वो है जो उसके बारे में भी मैं आपको प्रमोशंस के चांसेस क्या हैं, जैसे कैसे हम चेयरमैन एमडी तक पहुंच सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अलग वीडियो से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल नोबल यूथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल करें। इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स वगैरह की कुछ असाइनमेंट इसमें डाल चुका हूँ और आगे और भी विषयों पे डालेंगे ताकि आपको तैयारी में भी जो है वो हेल्प मिलती रहे। तो हम आगे चलते हैं। और एक स्टेट बैंक का जो प्रोसेस है प्रोबेशनरी अफसर का पीओ का, उसमें कंपैरिजन टू अदर जो पोस्टें निकलती हैं, जो सर्विसेज हैं, काफ़ी कम समय लगता है। 5 से 6 या 7 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन निकलने के बाद लगभग 3 हफ्ते जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे मिलते हैं और जो एप्लीकेशन फ़ी है उसकी पेमेंट करने के, और उसके लगभग 1 महीने के बाद जो है डाउनलोड आप लोग जो है अपना प्री जो पेपर है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे काम ऑनलाइन होते हैं। और उसके बाद जो है साथ ही जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो हो जाता है। ये नॉर्मली 3 या 4 दिन चलता है, एक दिन में 4 शिफ्ट चलती हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि संडे या सैटरडे, सेकंड सैटरडे, जिस दिन हमारा स्टाफ पेपर लेने के लिए अवेलेबल होता है। मैंने भी बहुत से पेपर लिए हैं, सेंटर हेड भी रहा हूँ। कई पोस्टें वहाँ पर जो अंदर डिफरेंट इन्विजिलेटर होता है या और होती हैं, उन सब के ऊपर मेरी ड्यूटी रही है, मैं वो कंडक्ट भी करता रहा हूँ। और उसके लगभग 7 या 10 दिन के बीच में जो है वो इसका रिजल्ट भी हमारा बैंक डिक्लेयर कर देता है। एसबीआई जो है, मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ बैंक से, और उसके 5 या 7 दिन में ही आप लोग जो हैं मेन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और 15 या 20 दिन में जो है वो ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है, और उसके 15 या 20 दिन में ही उसका रिजल्ट आ जाता है। कई बार अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो ये प्रोसेस बैंक और जल्दी भी कर देता है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो बैंक का स्टाफ खुद करता है। एक बहुत बड़ा ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो आगे मैं कहीं डिस्कस करूँगा। और उसके बाद फिर फेज़ 3 आता है। उसका जो कॉल लेटर हैं वो भी 15 या 20 दिन में आ जाते हैं, और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस के लिए। और फिर इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे, आमतौर पे जहाँ पर हमारे एलएचओ हैं, लोकल हेड ऑफिस के हैं, वहाँ पर जो है ये होता है। और वहाँ पर भी ये 15-20 दिन चलता है। और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फाइनल सिलेक्शन होती है और आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग वगैरह करके आप लोग बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं और ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा चार्मिंग कैरियर है, तो आप इसकी तैयारी करें। और मैं आगे अब इसके बारे में और आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर कुछ लिखे हुए के अलावा भी डिस्कस करता रहूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसके बाद जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला पॉइंट, उसके लिए कोई भी ग्रेजुएट हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, साइंस में है,
टेक्नोलॉजी में है, BDS है, MBBS है। मैंने देखा कई डॉक्टर भी हमारे साथ एज ए PO ज्वाइन किया है, BDS वगैरह, और कई वेल क्वालिफाइड जो हैं इंजीनियर्स वो भी हमारे बैंक में एज ए प्रोबेशनरी अफसर ज्वाइन किए हैं। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं या जिनका लास्ट सेमेस्टर है और वो प्रोविजनली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो एक डेट फिक्स होती है, जो बैंक फिक्स कर देता है डेट, वो जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उसमें क्लियर कट किया जाता है 20 डेट से पहले पहले वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट की जो डेट है, जो आपको मार्कशीट आती है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो डेट मान्य होती है, या उस यूनिवर्सिटी ने कोई ऑनलाइन रिजल्ट जो है जब उस पर अपलोड किया होता है तो वो डेट भी मान्य होती है। तो जो हमारे साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोस्ट अकाउंटेंट हैं, ICW कोस्ट अकाउंटेंट, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये नोट कर लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं। ये तो पहली कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज का। तो एज जो है वो प्रोबेशनरी अफसर के लिए 21 से 30 है। वो एडवर्टाइजमेंट में जो है वो लिखा होता है कि एज ऑन डेट डेट, तो वो डिपेंड करता है कि किस डेट को एडवर्टाइजमेंट निकली है और उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह कब होनी है। उसके लिए बैंक अलग से एक उसमें हर बार जो है अलग अलग डेट देता है। तो वो जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। और उसके लिए एज पर जो भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से SC ST जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC वगैरह, उनके लिए भी हट के जो है वो रिलैक्सेशन जो है एज में है, अपर एज लिमिट में। तो वो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो वो आपके सामने हमने लिखी भी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसके अनुसार जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम आपको एक और पॉइंट बताना चाहेंगे कि बैंक ने एक और किया हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स का रीपेमेंट लोन में या क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड जो है वो ख़राब है, मतलब उन्होंने लोन लेके रीपे नहीं किया या क्रेडिट कार्ड की ड्यू पेमेंट जो वो नहीं दी, और उनका सिबिल में एडवर्स रिमार्क्स आ गया है, रिपोर्ट है, तो वो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा जिनका करैक्टर वगैरह ठीक नहीं है, जो हमने सामने लिख के भी डाला हुआ है, तो वो भी कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बैंक उनको नहीं अलाउड करता अप्लाई करने के लिए। तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का भी। इसके अलावा जो है हम आगे डिस्कस और करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है जो कि 100 नंबर का होता है, और वो केवल जो है क्वालिफाइंग होता है। दूसरा जो पेपर फेज़ 2 होना है मेन, उसके लिए वो मेरिट में जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें वो नहीं कंसिडर किया जाता। और उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का होता है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन की जाती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें 75% उसका जो है वेटेज दिया जाता है उसको। और उसके बाद जो फेज़ 3 है, जो मेन में से क्लियर हो जाते हैं, वो आगे हम बताएंगे क्या उसका क्राइटेरिया। वो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसका 50 नंबर का जो है वो होता है। और उसके लिए जो है वो 25% जो है वो वेटेज उसको मिलती है। तो 75 जमा 25 वेटेज दोनों को मिला के, तो वो जो होता है टोटल 100 में से जो मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, वो उसमें से वो जो सिलेक्ट होते हैं, ऊपर वाले जो कैंडिडेट होते हैं जिनकी मेरिट सबसे ऊपर होती है, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और प्री एग्ज़ाम में जो है वो 100 नंबर का होता है और 1 घंटे का होता है, 1 आवर्स। तो उसके लिए 3 जो है विषय के ऊपर जो है वो टेस्ट आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ कह सकते हैं, हिसाब कह सकते हैं, क्वांट्स कह सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। और जो इंग्लिश के हैं 30 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट मिलते हैं। सब के लिए ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट की है। और ये जो क्वांट है उसके लिए 35 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 होते हैं। ये कंपैरिजन टू अदर एग्ज़ाम्स काफ़ी इजी होता है, तो इसलिए इजी होने के कारण इसमें जो है वो मेरिट भी जो है वो काफ़ी हाई रहने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत अप्लाई करता है। हर आदमी सिविल सर्विसेज IAS के बाद जो है
वो ट्राई ये भी करता है। तो इसलिए इसमें कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहता है, क्योंकि पेपर इजी होता है काफ़ी, और इसमें लगभग जो है 10th लेवल तक के जो हैं 10वीं क्लास जिसे हम कह सकते हैं उसका जो है वो स्टैंडर्ड पेपर में रहता है, और काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर होता है ये। इसमें समय काफ़ी लग जाता है, क्योंकि मेन जो इसका मकसद है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करना ही है, क्योंकि बैंक में काफ़ी स्पीड्स वगैरह से बाद में हमें और एक्यूरेसी से और क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये एक टेस्ट उसी लिए उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। काम बिल्कुल ईजी है, लेकिन कैंडिडेट बहुत होते हैं, लाखों में होते हैं, और ऑल इंडिया टेस्ट होता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और इसके लिए हम कुछ असाइनमेंट डाल भी रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आगे जो है हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट मेन के लिए क्या प्रोसीजर है, क्राइटेरिया फॉर द मेन एग्जाम्स। तो इस प्री में कोई भी सेक्शनल कट नहीं होता, कट ऑफ नहीं है। जो 3 टॉपिक पे हम पेपर लेते हैं, जो आता है बैंक लेता है, तो उसमें सेक्शनल कट नहीं है। अगर किसी का कोई बच्चे का एक सेक्शन में थोड़ा वीक भी है तो तब भी वो बैंक में पीओ इजीली लग सकता है, क्योंकि वो दूसरों में कवर कर सकता है। और जो इसमें से टॉप से मेरिट बनती है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो है मेन के लिए 10 गुना जो हैं कैंडिडेट जो हैं 10 टाइम्स कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर द मेन एग्जाम्स एज पर द मेरिट। अप्रोक्सीमेट 10% इसलिए है कि जैसा जो लास्ट नंबर आया है, अगर उसके जितने भी नंबर हैं और जितने भी कैंडिडेट के वो सेम नंबर हैं, वो सारे ही मेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई इसमें पिक एंड चूज नहीं होता, ऑल आर एलिजिबल ऑन द सेम मार्क्स। तो इस शॉर्ट लिस्ट से जो है आप मेन के लिए जो हैं आ जाएंगे। तो आगे मेन के लिए हम डिस्कस करते हैं। मेन जो है वो फेज़ 2 एग्ज़ाम बैंक कंडक्ट करता है SBI, और इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, और उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो 200 नंबर का होता है। उसकी आगे हम डिटेल आपको बताएंगे 200 मार्क्स का, और उसके साथ ही जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, उसकी भी डिटेल आगे बताएंगे। और ये पहला जो पेपर ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है उसके साथ ही इमीडिएटली जो है ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और कंप्यूटर पे ही होता है। उसका आंसर आपको कंप्यूटर पे ही लिखना है। तो आगे हम चलते हैं मेन एग्ज़ाम्स के बारे में क्या डिटेल होती है। ये एग्ज़ाम जो है टोटल 3 घंटे का होता है, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, और उसमें 4 सेक्शन होते हैं। और इसके लिए जो है स्पेशली सेपरेट टाइमिंग होती है ईच एंड एवरी सेक्शन की, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के ये टोटल होते हैं, और इसमें 60 मिनट जो है वो मिलता है टाइम। और ऐसे ही जो नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है, उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, 35, और 60 नंबर का ये होता है, और 45 मिनट इसके लिए मिलते हैं। उसके बाद जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, ये काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो बाकी कंपैरिजन टू अदर एग्ज़ाम फिर भी ये कम है, तो इसलिए इजी है इसको compete करना। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही नंबर होते हैं, 40 मार्क्स, और 35 मिनट मिलते हैं। इसके बाद जो है हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, 35 जो है इसमें क्वेश्चन होंगे, और उसके जो मार्क्स होंगे वो 40 होंगे, और 40 ही नंबर का ये होगा। टोटल जो है 155 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 200 होते हैं, और 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें क्वालिफाइंग के लिए भी बैंक जो है वो मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट करता है, उससे ऊपर मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। अगर उससे ऊपर मार्क्स लेने में आप असमर्थ रहते हैं तो आपको नेक्स्ट फेज़ के लिए नहीं कॉल किया जाएगा। चाहे आपका बैंक ने जितने कॉल करने थे अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं तब भी बैंक उनको नहीं बुलाता। जो कि इसमें जो मार्क है, मिनिमम मार्क्स जो है वो हर बार अलग अलग से सेट किया जाता है, जो नहीं कर, तो इसलिए बी केयरफुल। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है कंपैरिजन टू प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के मुकाबले में ये टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब कि अच्छा इसमें जोर लगता है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। मेन है प्रैक्टिस। आप बार बार मॉक टेस्ट करिए, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करिए और टाइमिंग सेट करके करिए,
ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। और उसके बाद जो है वो 30 मिनट का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जो कि आपको कंप्यूटर पे ही करना है। तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की जो है आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, जिसमें एक लेटर राइटिंग और एस्से होता है, और इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स इसमें 50 होते हैं। तो ये एक मेन है हमारा जो सिलेक्शन के लिए है, जिसके बेस के ऊपर आपको बैंक में एज ए प्रोबेशनरी अफसर नौकरी मिलनी है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान से तैयारी करें, और हम भी इसमें कुछ चीज़ें डाल रहे हैं अपने इस नोबल यूथ चैनल पे, और भी डालेंगे। तो आगे है फेज़ 3 में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, और इनमें भी आपको 3 में जाने के लिए मेरिट बनती है, और उसमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, जैसा मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, ये ध्यान से देख लीजिए। मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर, और उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आप फेज़ 2 में भी विदाउट सेक्शनल कट, अगर कोई आपको थोड़ा वीक लग रहा है तो दूसरे में ज़्यादा मेहनत करके आप बैंक में एज ए प्रोबेशनरी अफसर लग सकते हैं। और फेज़ 3 के लिए जो कि इंटरव्यू पोर्शन जिसको हम बोल देते हैं, उसमें 3 टाइम अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट जो हैं वो कैटेगरी वाइज जो हैं वैकेंसीज़ के जो अलग अलग कैटेगरी हैं, जनरल है, रिजर्व है, SC ST है, तो उसके लिए वो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, और उनको जो है वो टॉप जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है, उसको उनको 3 टाइम कॉल किया जाता है। अप्रोक्सीमेट तब लिखा जाता है कि अगर लास्ट कैंडिडेट के जितने नंबर हैं उनके बाकी जितने और कैंडिडेट उस सेम नंबर पे हैं उन सबको कॉल किया जाता है, ताकि किसी को भी जो है वो चांस से वंचित ना होना पड़े। तो आगे हम चलते हैं फेज़ 3 के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे वो प्री का पेपर है या मेन का है, दोनों में पेनल्टी लगती है रॉन्ग आंसर मार्क करने की 1/4 ऑफ मार्क। तो बी केयरफुल। अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में 1 नंबर मिलना था, अगर वो आपने गलत मार्क कर दिया तो 1.25 का आपको लॉस हो जाएगा। एक तो जो मिलना था वो गया, और 0.25 जो है वो पेनल्टी लगी। तो बी केयरफुल। तो वही आंसर उस पर मार्क करें जिसमें आप 100% श्योर हैं, ताकि किसी भी तरह से आपको मेरिट में कोई दिक्कत ना आए। और जो क्वेश्चन कोई मार्क नहीं करता, उसको ब्लैंक छोड़ देता है, तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। ये बैंक ने क्लियर किया हुआ है। तो फिर बाद में एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि सेक्शनल मार्क विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर द बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम्स। तो इसलिए आप सेक्शनल की तरफ ज़्यादा चिंतित ना हों। कई एग्ज़ाम्स में होता है, लेकिन इसमें बैंक नहीं रखता। तो आगे हम चलते हैं। जो लास्ट 3 फेज़ मेन इम्पोर्टेंट है, उसमें 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स की जो है वो इंटरव्यू होती है। उसमें 5 या 6 आदमी जो हैं व्यक्ति बैंक के सीनियर अफसर और डिफरेंट लाइन से जो है वो कॉल किए जाते हैं। और इसमें CGM या जिस तरह से बैंक समझता है ठीक, और एजुकेशन से और अदर फील्ड से, सिविल सर्विस वगैरह से भी जो हैं वो कैंडिडेट उसमें बुलाए जाते हैं। बैंक की जो भी पॉलिसी बनती है, ऑलमोस्ट पॉलिसी जो हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन हर साल रिव्यू होती रहती हैं, तो उसमें चेंजेस गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से भी चलती रहती है। और पिछले कुछ समय से क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन आ जाती है तो उसको वो ऑनलाइन भी इंटरव्यू किया जा सकता है। खाली इंटरव्यू होगा, उसमें 50 मार्क्स होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या उस टाइम डायरेक्शन है। कोविड के कारण जो उसका ऊपरला स्वरूप है इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन और बैंक की डिस्क्रिप्शन पे जो है आपस में वो डिसाइड कर लिया जाता है कि वो कैसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी जो है फेज़ 3 में जो इंटरव्यू पोर्शन हम बोलते हैं एंड ग्रुप एक्सरसाइज, उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो बी केयरफुल। तो उसमें आपने मिनिमम मार्क्स जो हैं वो लेने हैं, ताकि आपका फाइनल में जो है वो सिलेक्शन हो सके। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम है वो बैंक डिसाइड करता है। वो एक किस्म का सीक्रेट होता है, वो नॉर्मली नहीं किसी को पता लगता। नॉर्मली क्या नहीं पता लगता, वो बैंक का इंटरनल प्रोसेस है। तो इसलिए आप इससे मत घबराइए कि क्या आप सेटल करेगा वो बैंक, ठीक है जी। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कीजिए,
ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होती है उसके लिए मैं आपको बता दूं, फेज़ 1 जो है प्री एग्ज़ाम, उसको फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता, वो ओनली क्वालिफाइंग होती है फॉर फेज़ 2। और जो फेज़ 2 और फेज़ 3 है, इन दोनों के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो मार्क्स हमने इसमें ये हाईलाइट भी किया है, तो इसलिए कैंडिडेट को अवेयर कर दें कि जो प्री एग्ज़ाम फेज़ 1 है वो नहीं मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाता। और जो हमारा टोटल 250 मार्क्स 200 प्लस 50 है इंटरव्यू वाला पोर्शन, तो जो पहला 200 वाला है मार्क्स हम लेते हैं जो, उसमें से उसको 75 मार्क्स के इक्वलेंट मान लिया जाता है, या 75% उसको वेटेज आप कह सकते हैं जो है। और जो बाकी 50 लास्ट इंटरव्यू वाले हैं, जो 50 मार्क्स हैं, वो 25 मार्क्स में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर ये मेरिट लिस्ट बनती है, टोटल 100 आ जाता है। ठीक है जी। तो आप फेज़ 2 का जो हमारा है उसको 75% की इम्पोर्टेंस दी गई है, वेटेज दिया गया है। और जो फेज़ 3 है उसको 25% 25 मार्क्स का दिया है। तो उन दोनों को फेज़ 2 और 3 को मिला के जो है वो टॉप जो मेरिट लिस्ट बनती है, और उसमें आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर फाइनल स्टेज आ जाती है, रिजल्ट का पब्लिकेशन हो जाता है। इसके आगे हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को। और इसमें जो सैलरी है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन भी होता है हमारे लिए, उसमें 41,960 रुपया जो है वो आपको बेसिक स्टार्ट मिलता है। क्योंकि स्टेट बैंक जो है, SBI जो है, वो 4 एडवांस इंक्रीमेंट देता है। वैसे जो बेसिक स्केल स्टार्ट होता है वो 36,000 से होता है, 36,000 से, और 63,840 तक जाता है। तो जो पहले स्केल 1 में आते हैं उनको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 ऑफिसर कहा जाता है। और उसके आगे आप चेयरमैन तक प्रमोशन ले सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी बताया, एक अलग से वीडियो हम डालने वाले हैं। और जो बेसिक पे ऊपर बताई गई है 41,960, उसमें DA, HRA, लीज, रेंटल, CCA, मेडिकल जो है वो पूरे जो डिपेंडेंट हैं या फैमिली मेम्बर हैं उन सबको 100% मिलता है। पहले फैमिली को 75% होता था किसी टाइम, पर बैंक ने अब वो 100% कर दिया। इसके अलावा और बहुत से अलाउंसेस हैं। आपको बैंक की ड्यूटीज़ का निर्वाह करने के लिए पेट्रोल मिलता है, घर में लेबर के लिए चार्जेस पैसे मिलते हैं, और अखबार के लिए पैसे बैंक देता है हर महीने। तो वो भी अगर ऐड करें तो लगभग 9-10 हज़ार रुपया महीना पड़ जाता है वो एक्स्ट्रा से। इसके अलावा जब आप LFC पे जा सकते हैं और होम ट्रैवल पे जा सकते हैं, LFC होम ट्रैवल कंसेशन भी है। आप 2 साल में एक बार अपने घर पे जा सकते हैं, जहाँ अगर कहीं आपकी